स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 23 और 24 अक्टूबर की 2 दिनों की यात्रा पर रूस में रहेंगे। कजान में आयोजित इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 24 देशों के नेता और कुल 32 देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं। अपनी रूस यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी समूह के सदस्य नेताओं और अन्य लोगों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इस साल ये प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी रूस यात्रा है। बता दें कि इस समूह में 9 सदस्यों के विस्तार के बाद ये पहला शिखर सम्मेलन है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका में 2023 शिखर सम्मेलन में सदस्यता की पेशकश के बाद मिस्र, ईरान, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हो रहे हैं। और 16वां ब्रिक्स सम्मेलन रूस में आयोजित हो रहा है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए रवाना होंगे। आइए सम्मेलन से पहले आपको बताते हैं कि क्या है ये ब्रिक्स संगठन, कैसे होता है इसका संचालन। रूस में हमारे संवाददाता आर्यन प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। वर्चस्व की भूमिका निभाई है। बीते कई दशकों में विकासशील देशों और अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक मंच पर नजरअंदाज किया जाता रहा है, जिसकी वजह से भारत जैसे विकासशील देशों के हित प्रभावित होते रहे हैं। वैश्विक व्यवस्था में अपनी बात मजबूती से रखने के लिए विकासशील देश लंबे समय से अपने हक की मांग करते रहे हैं, लेकिन उनकी इस जायज मांग को नजरअंदाज किया जाता रहा है। विकासशील अर्थव्यवस्था के समूह को मजबूत मंच के द्वारा एक आकार देने का काम सबसे पहले वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने किया, जिन्होंने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ आने के लिए सुझाव दिया और नया शब्द गढ़ा, ब्रिक। वर्ष 2006 में ब्रिक देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई और इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिक में शामिल हो गया, जिसके बाद ये समूह बन गया ब्रिक्स और इस समूह का नाम दिया गया BRICS। 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में करीब 40 देशों ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद 6 देशों को ब्रिक्स की सदस्यता देने पर सहमति बनी। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात UAE को शामिल किया गया। 2023 के शिखर सम्मेलन में ही अर्जेंटीना के आवेदन पर उसे भी समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन फिलहाल अर्जेंटीना ने घरेलू कारणों से ब्रिक्स में शामिल होने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। 5 नए सदस्यों के ब्रिक्स में शामिल हो जाने के बाद से ब्रिक्स विस्तारित समूह का नाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है, जिसकी वजह से समूह के नए नाम को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। ब्रिक्स समूह अपने वार्षिक शिखर सम्मेलन में अपनी प्राथमिकताएं तय करता है और फैसले लेता है। ब्रिक्स समूह बारी बारी से एक वर्ष के लिए समूह के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। ब्रिक्स समूह की महत्वता और उसके वैश्विक प्रभाव को जानने के लिए कुछ आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो विस्तारित ब्रिक्स समूह, जिसमें कुल 10 सदस्य देश हैं, उनकी संयुक्त जनसंख्या लगभग 3.5 बिलियन है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 45% हिस्सा है। विस्तारित ब्रिक्स समूह की अर्थव्यवस्था 28.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 28% है। ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के शामिल हो जाने के बाद विस्तारित ब्रिक्स समूह विश्व के कुल कच्चे तेल उत्पादन का 44% हिस्सा उत्पादन करता है। अपनी स्थापना के बाद से लेकर अभी तक ब्रिक्स ने सदस्य देशों के बीच कई स्तर पर भागीदारी को बढ़ाया है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसी शुरुआत से वित्तीय समस्याओं के मोर्चे पर भी एक बड़ा कदम उठाया है। समूह के सदस्य देशों ने पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने से लेकर साइबर सुरक्षा और सूचनाओं के आदान प्रदान पर भी सहमति जताई है। ब्रिक्स देशों ने इस मंच के माध्यम से आपसी रणनीतिक समझ बढ़ाने पर भी काम किया है। 2006 में अपनी स्थापना के बाद से ब्रिक्स समूह बीते लगभग 2 दशक में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मंच के तौर पर उभर के सामने आया है। ब्रिक्स समूह न सिर्फ विकासशील देशों की एक मजबूत आवाज बना है, बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों की उम्मीद के लिए एक नई किरण बन के उभर के सामने आया है। सभी को इंतजार है 2024 में विस्तारित ब्रिक्स समूह की बैठक में कि आखिर यहां से किन फैसलों को लिया जाता है, जो न सिर्फ विकासशील देशों बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों के हितों को संरक्षित करने के लिए दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश लेकर आएगा। कैमरा सहयोगी आनंद कुमार के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, कजान, रशिया, DD न्यूज के लिए। और रूस इस साल 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने को तैयार है। प्रधानमंत्री भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आइए आपको बताते हैं कि अपने गठन के बाद से लेकर ब्रिक्स ने अब तक क्या क्या किया है। अपने गठन के बाद से लेकर ब्रिक्स समूह ने जहां सदस्यों के बीच सहयोग पर काफी प्रगति की है, तो ऐसे कई बड़े कदम उठाए हैं जिसका फायदा अन्य विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को भी मिल रहा है।
ब्रिक्स देशों ने 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों और अन्य विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बैंक के माध्यम से विकासशील देशों ने अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं पर निर्भरता कम की है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा सदस्य देशों के लिए एक कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट यानी CRA भी स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों को आपातकालीन स्थितियों में विदेशी मुद्रा सहायता प्रदान करना है। ब्रिक्स ने हमेशा विकासशील देशों के हितों की वकालत की है, इसलिए जलवायु परिवर्तन, व्यापार संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार जैसे मुद्दों पर जोर दिया है। ब्रिक्स समूह IMF और विश्व बैंक में विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करता रहा है। ब्रिक्स ने विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहित किया है। ब्रिक्स देशों के बीच संयुक्त अनुसंधान और विकास के लिए कई पहल की गई हैं, जिसमें ब्रिक्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार नेटवर्क शामिल है। ब्रिक्स ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर भी मिलकर काम किया है। इस दिशा में ब्रिक्स आतंकवाद से निपटने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर लगातार जोर देता रहा है। ब्रिक्स देश डॉलर पर वैश्विक व्यापार में निर्भरता कम करने के लिए ब्रिक्स मुद्रा बनाने पर विचार कर रहा है और 2 सदस्य देशों के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देने पर भी काम हुआ है। पिछले साल 2023 का ब्रिक्स सम्मेलन काफी खास रहा था। 2023 के ब्रिक्स सम्मेलन के बड़े फैसलों की बात की जाए तो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में समूह के विस्तार का फैसला किया गया और 6 सदस्यों को शामिल करने की पहल हुई, जिनमें से 5 सदस्य इस बार ब्रिक्स में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स में अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल करने का फैसला किया गया था। ब्रिक्स के विस्तार के पीछे सोच रही है कि ब्रिक्स को दुनिया के विभिन्न इलाकों तक विस्तारित किया जाए। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में बहुपक्षवाद, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सतत विकास पर तेजी से काम करने की बात कही गई है, तो वैश्विक संस्थाओं में सुधार की वकालत पर जोर दिया गया है। पीएम मोदी के पहल पर ब्रिक्स देशों के बीच एक अंतरिक्ष अन्वेषण संघ के गठन का सुझाव दिया गया, जिस पर सहमति बनती नजर आई है। ब्रिक्स के मंच पर महामारी, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश पर सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है, तो स्वास्थ्य में साझा शोध पर भी जोर दिया गया है। ब्रिक्स देशों ने कनेक्टिविटी बढ़ाकर परिवहन और लॉजिस्टिक्स पर खासा फोकस किया, ताकि सप्लाई चेन को निर्बाध रखा जा सके। अपने 15वें शिखर सम्मेलन तक ब्रिक्स कई बड़े पड़ाव हासिल कर चुका है, तो ऐसा आधार तैयार किया गया है जिसके द्वारा भविष्य में बड़े परिवर्तन लाए जा सके। अब विस्तारित ब्रिक्स समूह इस बार जिन बड़े फैसलों को लेगा, उससे भविष्य में विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ के देशों के हित को संरक्षित करने में ज्यादा मदद मिलेगी। तेजी से बदलती भू राजनीतिक व्यवस्था में ब्रिक्स समूह की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। दुनिया में 2 बड़े संघर्ष चल रहे हैं, जिसकी छाया में इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है और इसीलिए शायद ब्रिक्स सम्मेलन की थीम रखी गई है, वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। सभी सदस्य देशों की कोशिश होगी कि आपसी हितों को संरक्षित करते हुए वैश्विक भलाई के लिए कैसे आगे बढ़ा जाए। तो दुनिया भर की भी नजरें लगी होंगी कि आखिर ब्रिक्स का विस्तारित समूह जो पहली बार इस बैठक को आयोजित कर रहा है, क्या संदेश देता है दुनिया की बेहतरी को लेकर। कैमरा सहयोगी आनंद कुमार के साथ मैं आरिंद प्रताप सिंह, DD न्यूज, कजान, रशिया। रूस में कजान में भारतीय कला संस्कृति केंद्र के निदेशक इश्तियाक अहमद से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आरिंद प्रताप सिंह ने। इश्तियाक अहमद ने बताया कि कैसे भारतीय कला संस्कृति केंद्र रूस में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। मैं इस वक्त कजान में मौजूद हूं, जहां पर ब्रिक्स समिट हो रही है और मेरे साथ मौजूद हैं इश्तियाक अहमद जी, जो कि कजान में इंडियन कल्चर सेंटर के डायरेक्टर हैं। सर, बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ पे वक्त देने के लिए। आप इस सेंटर के माध्यम से रूस में, कजान में भारत की कला संस्कृति को कैसे प्रमोट कर रहे हैं? First of all, I will greet our Honorable Prime Minister to Russia, to Kazan, the third capital of Tatarstan, जहाँ पे कि ब्रिक्स का समिट हो रहा है 2024, and I'm very happy that it's in Kazan. यहाँ where I live, where we have the Indian Cultural Center, जो मिल के काम करता है with the Embassy of India, with the Jawaharlal Nehru Cultural Center. It has been established already 30 years back when there was an agreement between the state of Gujarat and the Mairie of Kazan. जब आप लोगों को यहाँ पे भारतीय कला संस्कृति को सिखाते हैं, तो क्या रिस्पॉन्स होता है लोगों को? बहुत खुश होकर इसको एक्सेप्ट करते हैं, सीखने? हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो रशिया के लोग हैं, कजान के लोग हैं, वो सीख रहे हैं भारतीय भाषा को, भारतीय डांस को। यस, ऑफ कोर्स, अगर आप हमारी हिस्ट्री ले लेंगे तो
एट द टाइम ऑफ यूएसएसआर इंडिया और रशिया के बहुत अच्छे रिलेशन थे जो अभी तक चलते आ रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया इंडियन मूवीज़ ने। लास्ट इंटरव्यू मिस्टर प्रेसिडेंट पुतिन का था जिसमें उन्होंने फिर से कंफर्म किया कि इन रिलेशंस का अभी भी वही सिस्टम चलते आ रहा है। इवन देयर इज़ एन इंडियन चैनल इन रशिया। आज के समय में आई कैन से ततरस्तान इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ रिलीजियस फेथ एंड कल्चर वेयर वी प्रमोट आवर dance culture, our diversity, and promote Indian education. You can see a lot of medical students coming to India. We have in Kazan the University of Innopolis, we have in Bangalore. So we are very closely working with the Embassy of India, with the Government of India in increasing education, where we teach Hindi. We get professors from the Jawaharlal Nehru University, from the Delhi University, who give classes in Hindi, and it has become now a tradition. And we are very thankful to the Government of India for supporting us, for the Ministry of Culture of India, for ICCR, who has been keeping a close attention to what we do here. तो आप देख सकते थे कि किस प्रकार से इश्तियाक साहब हैं वो बता रहे हैं कि दशकों से वो कोशिश कर रहे हैं जिस प्रकार से भारत और रूस के बीच में सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए, और उसका एक बड़ा फायदा दोनों देशों के आपसी संबंधों को बढ़ाने में मिलता हुआ जमीन पे नजर आ भी रहा है। अपने कैमरा सहयोगी आनंद के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, कजान, रशिया, डीडी न्यूज़ के लिए। अब भारतीय संस्कृति में विविध प्रकार के नृत्य शैलियाँ हैं और ये नृत्य भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। इसी को लेकर के रूस में कजान के नृत्य शिक्षक से बात की हमारे संवाददाता आर्येंद्र ने और जाना कि कैसे भारत रूस के सांस्कृतिक संबंधों में ये नृत्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मैं इस वक्त कजान में मौजूद हूं और तमाम यहाँ पे रशिया कजान के रहने वाली महिलाएं भारतीय वेशभूषा परिधानों में पारंपरिक तरीके से सजी धजी हुई हैं और तमाम जो भारत के राज्य हैं उनकी पोशाकों में मौजूद हैं और भारतीय गाने पर डांस कर रहे हैं। आप शुरू में देख सकते हैं कि ये पंजाब से की जो भांगड़े के लिए जो ड्रेस होती है महिलाएं पहनती हैं वो है। आप उधर पीछे उस तरफ देख सकते हैं तो वहाँ पर वो कथक जो कि उत्तर प्रदेश से एक तरीके से नृत्य है वहाँ की मौजूदगी को दिखाता है। उसके बाद में आप राजस्थान का जो रंगीलो रंग है उसकी महक देख सकते हैं। इसके अलावा उड़ीसा से जो डांस होता है उनके ट्रेडिशनल लुक में लोग मौजूद हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से भगवान गजानन के लिए जिस प्रकार का नृत्य होता है तो उसके लिए जो पारंपरिक वेशभूषाएं हैं उसमें सजी धजी हुई ये रशियन महिलाएं कितना पसंद करते हैं यहाँ के लोग। हम लोग बचपन से भारतीय फिल्म और भारतीय नाच बहुत पसंद थे, इसलिए भारतीय नाच सीखना चाहते थे। भारत और रूस के जो संबंध हैं उसमें इस प्रकार का जो कल्चरल रिलेशन है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कैसे मजबूत करता है इस संबंधों, क्योंकि हमने देखा है कि कल्चरल रिलेशन बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं पीपल टू पीपल। Yes, that kinds of relations very important, and frankly speaking, our people in Russia likes Indian culture very much. आप हिंदी टीचर भी हैं यहाँ पे, आप रशिया में हिंदी भी पढ़ाती हैं लोगों को। आपने हिंदी सीखने का आपको क्यों खुशी हुई और क्यों आपने मन बनाया, और जब आप रशिया में हिंदी सिखाती हैं तो लोग कैसा रिस्पॉन्स करते हैं? मैं बचपन से हिंदी फिल्म बहुत पसंद थी, इसलिए समझना चाहती थी, इसलिए सीखना शुरू की। यहाँ पे लोग बहुत इंटरेस्टेड टू लर्न हिंदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रशिया आ रहे हैं, कजान आ रहे हैं, आप उनके बारे में जानते हैं, आप उनको वेलकम करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? स्वागतम, रूस से स्वागतम। दशकों से जो आपसी संबंधों का एक सबसे बड़ा आधार है लोगों के बीच संपर्क का, वो हमारी यही कला संस्कृति है जिसको जोड़कर सहेज के रखा है तमाम उन रशियंस लोगों ने, जिनकी वजह से आज सुदूर हजारों किलोमीटर के दूर भी भारत की परंपराएं जीवित नजर आती हैं इस प्रकार के तमाम लोगों के प्रयासों के साथ में। अपने कैमरा सहयोगी आनंद कुमार के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, कजान, रूस, डीडी न्यूज़ के लिए। भारतीय संस्कृति में खान पान का भी विशेष महत्व है और इसी को लेकर के रूस में जो कजान है वहाँ के निवासियों से हमारे संवाददाता आर्यन प्रताप सिंह ने बात की। आज दुनिया के वैश्विक मंच पर भारतीय अपनी मजबूत धाक जमाते नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार से भारतीय खान पान की मौजूदगी भी दुनिया के कोने कोने में देखी जा सकती है। इस वक्त हम मौजूद हैं
रूस के शहर कजान में, जहां पर ब्रिक्स समिट हो रही है। और यहां पर भी हमको भारतीय खान पान और व्यंजन के जो चाहने वाले हैं वो मिल गए, क्योंकि इसके जायका का स्वाद इतना ज़्यादा है कि हर जगह इसको चाहने वाले मिल ही जाते हैं। आप देख सकते हैं कि भारत और रूस का झंडा यहाँ मौजूद है। यहाँ पर तमाम वो मैगजीन्स मौजूद हैं जो भारत और रूस की दोस्ती को बयां करती हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि भगवान की मौजूदगी है। गणेश जी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और गणेश जी के साथ साथ यहाँ जो तमाम लोग हैं वो भारतीय थाली खाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस रेस्टोरेंट को चलाने वाले राजपाल सिंह नेगी जी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। राज जी, स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ पे। हमको ये बताइए कि ओस्त्रो स्पाइस क्यों पसंद करते हैं तमाम रशियन लोग यहाँ? जब भी भारत का जिक्र आता है तो मेरे ख्याल से कल्चरली जो है सबसे पहले लोग जो है अटैच्ड होते हैं खाने के साथ में। तो भारत का इस मतलब मसालों का जो उत्पाद है और शुरुआती मसालों की भारत से मानी जाती है, तो सबसे पहले दिमाग में मोस्टली लोगों के यही आता है कि हाँ, भारतीय खाना मतलब मसालेदार खाने। कल्चरल टाइज के लिए या कहा जाए सांस्कृतिक रिलेशन में ये खान पान का कितना महत्व है और कितना आपको अपना लगता है, कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं हर हमेशा यहाँ पे, या कहा जाए एक वीक में या एक पूरे महीने में कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं? नहीं, जो पहला आपका सवाल था कि क्या उसका महत्व है कल, तो महत्व ऐसा है कि अगर कोई आदमी किसी देश को जाता है और उसको खाना ही पसंद नहीं आएगा तो मुझे नहीं लगता दोबारा कभी वहाँ जाएगा वो क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक दिमाग में इंसान के होता है, तो वो बड़ा महत्व रखता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे लोग जो हैं भरपूर आते हैं। मेरे पास जो भी लोग आते हैं यहाँ पर 90 से 99% जो है वो लोकल लोग होते हैं, रशियन लोग। यू लाइक इंडियन फूड? This one. Why you like Indian food? What? It's really spicy. Like spicy food. What do you want to say? I think it's very interesting, cousin. I think it's very spicy, but I think it's makes it's fully cool. दो देशों के बीच के जुड़ाव में खान पान भी कितना एक बड़ा रोल अदा करता है। तमाम रशिया के लोग जो भारत गए, उन्होंने वहाँ का जब खान पान खाया तो उसके बाद अब वो रशिया में आकर भारत के इस खान पान को ढूंढते नजर आते हैं। यही वो जुड़ाव है जो भारत और रूस के दशकों पुराने संबंधों को और गहरा करता नजर आता है। अपने कैमरा सहयोगी आनंद कुमार के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, कजान, डीडी न्यूज़ के लिए। और क्या आप सब बताओ